Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So today we will learn rendering in Next.js. Basically we will look into static rendering, dynamic and later on SSD and ISR. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं pnpm यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा pnpm create next app @latest और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। अच्छा, सबसे पहला कमांड यह मुझसे एप्लीकेशन का नेम मांगेगा, तो यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा रेंडरिंग। ओके, वी विल यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, ESLint हम यस करेंगे, टेलविन CSS हम यस करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी भी हम यूज़ करेंगे, ऐप राउटर ऑफ कोर्स वी विल यूज़ ऐप राउटर और इंपोर्ट एलियास को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। चूँकि मैं pnpm यूज़ कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द पैकेजेस मेरे लोकल पे ही स्टोर है, तो वो लोकल से ही रिजॉल्व करके यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। सॉरी, इंपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ पाथ उनका जो पाथ है वो रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे मेरे नोड मॉड्यूल में, लेकिन वो न्यू क्रिएट नहीं करेगा। अभी तक उसने सिर्फ 4 पैकेजेस न्यू जो लेटेस्ट है वो डाउनलोड कर दिए हैं। बाकी सारा वाला जो है वो जो ऑलरेडी उसने डाउनलोड किया था, जो लोकल मेरे कंप्यूटर पे सेव है ग्लोबली, वो उसको ही यूटिलाइज कर रहा है। तो इससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, मेरा बैंडविड्थ भी सेव हो जाता है, और तीसरा जो मेरा स्पेस है वो भी सेव हो जाता है। लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। अच्छा गाइस, तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और इसने 25.3 सेकेंड्स ले लिए हैं। सो वी हैव नाउ रन VS कोड। सो VS कोड रन करने के लिए हम यहाँ पे कोड टाइप कर लेंगे और यहाँ पे पीरियड लगा लेंगे। जैसे ही हम एंटर कर लेंगे, सॉरी गाइस, ये इससे एक डायरेक्टरी बैक ओपन हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम cd लिख लेंगे और जो हमने न्यू एप्लीकेशन बनाया है उसके अंदर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम VS कोड अपना ओपन कर लेंगे। तो here's our VS कोड। ओके, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अच्छा, आता हूँ मैं अपने सोर्स डायरेक्टरी में। अच्छा, उम्मीद है साइज बराबर होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, चूँकि ऑलरेडी हमने टेलविन यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे मैं जो उनका डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट है उसको उड़ा दूंगा और मैं RFCE कमांड टाइप कर लूँगा। ये ES7 प्लस का एक्सटेंशन है, वो मैंने इंस्टॉल करवाया है। यहाँ पे मैं टैब पेस्ट कर दूंगा तो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं नाम दूंगा होम, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा Next.js rendering। ओके, इसको अब मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक पेज क्रिएट कर दिया। इसको रन करने के लिए यहाँ पे मैं pnpm dev की कमांड चला लूँगा, तो ये हमारा बिल्ड रन हो जाएगा। इस URL पे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा बिल्ड रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड है। अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट Next.js rendering यहाँ पे लिखा होगा। Let's wait for it guys. Okay, it has been run and now it's compiling the page. Okay, I have few warning। अच्छा, अभी तक हमने कोई टेलविन क्लास यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मुझे वार्निंग मिल रहा है कि अभी तक आपने कोई टेलविन यूटिलिटी क्लासेस यूज़ नहीं किए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके जो उनकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसको भी रिमूव कर दूंगा। इस global.css को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, इंशाल्लाह
ये जब मैं इनिशियल ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा तो इस पर मैं कवर करूंगा। अच्छा, देख लेते अपना page.tsx। ठीक है, तो ये है हमारा होम पेज। अच्छा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपने ऐप फोल्डर के अंदर एक न्यू राउट के लिए हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसको नाम देंगे। यहाँ पे मैं फोल्डर ब्लॉग के नाम से एक राउट बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब ये मेरा एक राउट सेगमेंट होगा। इसके अंदर मुझे एक न्यू page.tsx क्रिएट करना होगा और अब इसको मैं URL के अंदर यूज कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी मैं RAFC की जो कमांड है वो चलाऊंगा और इसको मैं नाम दूंगा ब्लॉग पेज। इसको सेव कर दूंगा। देखते हैं हमारा ब्लॉग पेज बन गया कि नहीं। /blog blog। ग्रेट, हमारा ब्लॉग पेज बन चुका है। सो बेसिकली ये था हमारा स्टैटिक रेंडरिंग। अभी जो पेज हमने बनाया तो ये हमने स्टैटिकली इसको जनरेट करवाया है। मैं एक मॉक API क्रिएट कर लेता हूँ। मॉक API। अच्छा, यहाँ पे मैं एक API क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, API ऑलरेडी मेरे साथ क्रिएट है। इनफैक्ट मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस API को, और यहाँ पे आपके सामने से दोबारा इसको क्रिएट कर लेता हूँ। API क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर लूँगा और जिस नाम से भी मैं अपना API बनाना चाहूँगा उसका मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉग नाम दे दिया, इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। इसके अंदर मैं चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं न्यू रिसोर्स पे क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक एंड पॉइंट डिफाइन करना होगा। यहाँ पे मैं पोस्ट लिख लूँगा। अच्छा, ID यहाँ पे हमारा होगा created at, जो कि हमारा डेट होगा, नेम होगा, avatar होगा, और इसके साथ हम बॉडी रख लेंगे, बॉडी, और इसमें हम रख लेंगे lorem पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने रख लिया और अब मैं इस API को क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, API मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मजीद पोस्ट डालने के लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो अब तकरीबन 47 पेजेस यहाँ 47 पोस्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए। देखते हैं अपने API को। चूँकि मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जेसन ब्यूटीफाई, तो उसकी वजह से मेरा जो डाटा है वो इस तरह से नज़र आ रहा है जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके। तो ये देखो 47 पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए है और इस API का URL यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। आते हैं अपने ब्लॉग पेज की तरफ। अच्छा, ब्लॉग पेज के अंदर सॉरी, यहाँ पे SRC के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा lib के नाम से, और lib के अंदर यहाँ पे मैं एक फेच का फंक्शन क्रिएट कर दूंगा जिसके ज़रिए से मैं ब्लॉग डेटा फेच कर लूँगा। तो इसको मैं नाम दूंगा ब्लॉग डेटा फेच्ड। ओके, .ts। अच्छा, यहाँ पे मैं जो अपना ब्लॉग डेटा है उसको मैं यहाँ पे फेच कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ब्लॉग डेटा। इसको मैं एसिंक एरो फंक्शन बना दूंगा, कोई पैरामीटर इसको नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ब्लॉग, बल्कि कॉन्स्ट में रेस्ट यूज़ कर लूँगा, रेस्ट शॉर्ट फॉर रिस्पॉन्स, अवेट, और यहाँ पे मैं फेच यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और फेच पे जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अच्छा, पेस्ट करने के बाद मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर दूँगा, ब्लॉग जेसन से कन्वर्ट कर दूँगा ताकि हम इसको रीड कर सके। और यहाँ पे मैं दोबारा अवेट लगाऊंगा, रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, इस तरह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब चूंकि हम TSX फाइल यूज़ कर रहे हैं या TS यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे टाइप भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ से कुछ डमी डेटा हम कॉपी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा किस टाइप में आ रहा है। तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन सारा स्ट्रिंग ही है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट टाइप ब्लॉग डेटा
फेच्ड टाइप के नाम से एक टाइप क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं आईडी लिख लूँगा जो कि हमारे पास स्ट्रिंग होगा। फिर क्रिएटेड में यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये क्रिएटेड हुआ हमारे पास, ये भी स्ट्रिंग है हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्या है, नेम है हमारे पास, और इसको भी यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैंने गलती की है, इसको मैंने ऐसा स्ट्रिंग ही असाइन किया है, लेकिन इसका डेटा टाइप ही स्ट्रिंग है, मैंने लिटरल वेरिएबल यहाँ पे असाइन की है। अच्छा, एवेटार को भी मैं स्ट्रिंग ले लूँगा क्योंकि वहाँ से हमें स्ट्रिंग डेटा ही मिल रहा है, और बॉडी को भी मैं स्ट्रिंग ही कंसिडर कर लूँगा। ओके, और इसको मैं यहाँ पे डेटा को असाइन कर लूँगा कि इसका डेटा टाइप जो होगा वो मेरे पास इस तरह से होगा, और इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। आई थिंक फिश का वर्ड हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ब्लॉक डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं ब्लॉक डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, तो अपने ब्लॉक पेज पे, तो ब्लॉक पेज में यहाँ पे सबसे पहले इस पेज को मैं एसिंक कंपोनेंट या एसिंक फंक्शन बना दूंगा, क्योंकि अब मैं जो आउटसाइड एप्लीकेशन डेटा है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कंपोनेंट को एसिंक में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ब्लॉक के नाम से एक न्यू कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और अवेट जो नाम हमने वहाँ से कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ पे @lib ब्लॉक डेटा फेच से यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे और इसे ऐसा फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा इस तरह से आएगा। अच्छा, डेटा तो अब हमारे पास सब कुछ आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारे पास सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कमांड चला लेता हूँ कंसोल का, और कंसोल में देख लेता हूँ कि मेरे पास डेटा प्रिंट भी हो रहा है कि नहीं। तो मैं अपने होम पेज, अपने ब्लॉग पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। चूँकि हम अपने कंपोनेंट को सर्वर पे रेंडर करवा रहे हैं, तो ये हमें ब्राउज़र के कंसोल में ये डेटा नज़र नहीं आएगा। ये हमेशा के लिए जो हमारा सर्वर है उसके कंसोल में ये डेटा हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है, तो ये हमेशा के लिए हमारे पास जो टर्मिनल है, जो VS कोड का टर्मिनल है, उसमें ये डेटा हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखो, तकरीबन सारा डेटा हमें यहाँ पे फिश होके नज़र आ रहा है। ओके, सो वी डोंट नीड द कंसोल एनी मोर। यहाँ पे मैं मेन को एक्सपोर्ट करवा दूंगा और इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लूँगा, ज़्यादा नहीं बस। अच्छा, इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स, और गैप इसमें लगा दूंगा 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगा, और जो ब्लॉक का कांस्टेंट हमने क्रिएट कर दिया है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और चूँकि ये एक एरे है हमारे पास, तो इस पे एरे के हम डिफरेंट मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैपिंग यूज़ कर लूँगा, और मैपिंग में यहाँ पे सिंगल पोस्ट यहाँ से मैं फेच कर लूँगा, और यहाँ पे सारे पोस्ट जो है उसको डिस्प्ले करवा दूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लिंक कंपोनेंट बनाऊँगा जो कि मैं Next.js से इंपोर्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको href असाइन कर दूँगा। href फॉर फिलहाल मैं यहाँ पे, अच्छा मैं बैक टिक यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे दोबारा फिर इसमें से पोस्ट आईडी पास करनी होगी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिर्फ ब्लॉग यूज़ कर लेता हूँ और कुछ नहीं। लेटर ऑन, बल्कि इधर ही मैं कर लेता हूँ पोस्ट, और पोस्ट में से आईडी मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। और इसके साथ मैं यहाँ पे दोबारा क्लास नेम यूज़ कर लूँगा, और ये होगा, अच्छा इसके साथ मैंने फ्लेक्स कॉल लगाना है पहले मेन में, ताकि सब कॉलम वाइज हमारे पास नज़र आ जाए। और इसके साथ मैं यहाँ पे फ्लेक्स और गैप 3 कर लूँगा। ठीक है, और इस लिंक को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगा। इस लिंक में अब मैं यहाँ पे जो टाइटल है हमारे पास
वो यहाँ पे पास करूँगा, मैं h1 यूज़ कर लूँगा। तो फिर कर्ली ब्रेसेस और इसमें पोस्ट स्टार्ट टाइटल में यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट टाइटल तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, पोस्ट स्टार्ट टाइटल हमारे पास है ही नहीं, तो वहाँ पे जाके मैं इस अपनी एपीआई को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं टाइटल के नाम का भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। लॉरम सेंटेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अपडेट कर लेता हूँ। अब मेरा एपीआई अपडेट हो जाएगा। एपीआई मेरा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्लॉक डेटा फेच है इसमें मैं टाइटल भी यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा, जो कि होगा मेरे पास स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे डॉट लगा के मैं टाइटल को एक्सेस कर सकूँगा। ठीक है, और इसके साथ मैं एक इमेज भी लगा लूँगा। पीछे के अंदर मैं इसकी जो आईडी है वो भी पेस्ट करवा दूंगा, शो करवा दूंगा, मतलब आईडी। ओके, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि जब भी हम अपने कंपोनेंट के अंदर मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें की प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं की प्रोवाइड कर देता हूँ। टॉप लेवल पे जो मैप के अंदर टॉप लेवल पे जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसके अंदर हमें की प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट आईडी के नाम से जो एलिमेंट है वो मैं कॉल कर लूँगा, उसे मैं ऐसा की पास कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इमेज डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं Next.js का जो इमेज कंपोनेंट है वो यूज़ कर लूँगा, src यूज़ कर लूँगा। और पोस्ट में जो एवाटार हमारे पास आ रहा था वो यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा। ऑल्ट में मैं यूज़ कर लूँगा पोस्ट डॉट जो टाइटल है मेरा वो ही यूज़ कर लूँगा। विड्थ में इसकी रख लूँगा 30, हाइट भी मैं इसकी रख लूँगा 30। ठीक है, तो अपने पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, देखते हैं हमारा ब्लॉग पेज किस तरह बना है। लेट्स होप ये कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, चूँकि टाइटल हमने बाद में ऐड किया है अपने ब्लॉग में, शायद वो यहाँ पे फेच ना हुआ हो। ऑलरेडी जो फेच रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे किया था। ओ अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मेरा इमेज रेंडर नहीं हो रहा और यहाँ पे मुझे जो अपना नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल डॉक्स को फॉलो कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो वो हमें कुछ स्पेसिफिक तरीका बता रहा है कि हम किस तरह से इस क्लाउडफ्लेयर एपीआई IPFS को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, इमेजेस है, इमेजेस के अंदर रिमोट पैटर्न है, ये सब कुछ हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िग हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पाथ नेम, पोर्ट नेम ये हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल चाहिए कि हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं। होस्ट नेम, हम जो होस्ट नेम हमने वहाँ से कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होस्ट नेम यहाँ से मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्टिंग द सर्वर, जो सर्वर मैंने जैसे ही मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर चेंजेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। अच्छा, सर्वर रीस्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे ब्लॉग पेज को दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लॉग पेज किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। कंपाइलिंग ब्लॉग पेज, अभी कंपाइल हो रहा है ब्लॉग पेज हमारा, तो वेट कर लेते हैं। अच्छा, ब्लॉग पेज हमारा कंपाइल हो चुका है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि टाइटल का जो एलिमेंट था वो लेटर ऑन मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे टाइटल। तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जब मैंने फेच यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट चलाया था तो फेच मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फोर्स कैशे था। ठीक है, तो वो पुराना वाला ही डेटा उठा रहा है जो फर्स्ट टाइम उसने चलाया था, जो रिक्वेस्ट उसने चलाया था, तो वो वही वाला रिक्वेस्ट उठा रहा है। उसमें उस वक्त टाइटल डिफाइन ही नहीं था, तो ये मुझे अभी टाइटल दिखा ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं एलिमेंट में आ जाऊँ और बॉडी को खोल दूँ और यहाँ पे मेन को खोल दूँ, तो ये मुझे सिर्फ एंकर टैग दिखा रहा है। जो हमने लिंक बनाया था उसमें P1 है, H1 है, लेकिन H1 में कुछ भी नहीं है, ये हमें कुछ दिखा ही नहीं रहा।
ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का जो फेच फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स कैशे होता है, इसके साथ ये वाली ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब ये हमें डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कैशे के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ऑप्शन है वो फोर्स कैशे यहाँ पे एक्टिवेट होती है। अब हम चूंकि यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिए हैं और हम चाहते हैं कि हम कैशे भी रहने देते हैं और इसको अपडेट भी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे और जो हमारा डॉट नेक्स्ट का फोल्डर जो बना है इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ से हमसे दोबारा ये कंफर्मेशन मांगेगा, इसको हम कंफर्म कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ऑपरेशन को मुझे यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि वो इन यूज होता है। अच्छा, मेरी डायरेक्टरी जो थी वो डिलीट हो चुकी है, डॉट नेक्स्ट जो फोल्डर था। अभी जो फर्स्ट फेच रिक्वेस्ट चला था तो उसने सब कुछ यहाँ पे कैशे करके रखा था। अब यहाँ पे मैं pnpm dev एंटर कर दूंगा, जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा अब वो लेटेस्ट, जैसे ही मैं ब्लॉग पोस्ट को पेज को एक्सेस कर लूंगा तो वो एक फ्रेश रिक्वेस्ट एपीआई को भेजेगा और फ्रेश डेटा फेच करके वो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने F5 प्रेस कर लिया और मैं इसको दोबारा रीजनरेट करवा रहा हूँ, तो अब क्या होगा, एपीआई को फ्रेश रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, और एपीआई से फ्रेश डेटा लेके आएंगे ये, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस अब ये देखो वो नंबर भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है और अब इमेज भी थोड़ी थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमारा लिंक जो लिंक कंपोनेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और हमें डेटा कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे तकरीबन अप टू 47 पोस्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी पाथ में मैं या किसी भी लिंक पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मैं एक स्पेसिफिक उसके पेज में चला जाऊँ। या तो मुझे हर एक पेज को मैन्युअली खुद डिफाइन करना होगा, blog/11 blog/12 blog/13 इस तरह से, जो कि बहुत एक ब्लॉग पेज के अंदर मुझे यहाँ पे मैं न्यू फाइल सेलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, एक शॉर्टकट आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नाम टाइप कर दूंगा और उसके बाद page.tsx, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो 11 नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा मेरे लिए और page.tsx मेरे लिए क्रिएट कर दिया। यहाँ पे RFCE मैंने टाइप कर दिया और इसको ब्लॉग पेज 11 नाम मैंने दे दिया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा 12 के लिए page.tsx। अच्छा, दोबारा RFCE में चला रहा हूँ, ब्लॉग पेज 12, इसको भी सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ब्लॉग पेज 11 को यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब चूँकि वो वहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इसी तरह मैं ब्लॉग पेज 12 को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये सारे मैं मैन्युअली क्रिएट कर दिए हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, नेक्स्ट.जेएस हमें एक ऑप्शन दे रहा है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोनों फोल्डर को डिलीट कर दूंगा। डायनेमिक पेज क्रिएट करने के लिए हम न्यू फाइल पे दोबारा क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम आईडी टाइप कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, फिर /page.tsx और जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो वो आईडी जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगा उसका फोल्डर मेरे लिए क्रिएट कर देगा और page.tsx मेरे पास बन जाएगा। अब ये देखो page.tsx मेरे पास बन चुका है। यहाँ पे RAFCE मैं दोबारा चलाऊंगा ताकि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट मेरे साथ बन जाए। इसको मैं नाम दूंगा सिंगल पोस्ट, ठीक है, और इसको मैं अब यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करते ही मैं वापस अपने ब्लॉग पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा अपने ब्लॉग पेज पे आ जाता हूँ। अब जिस लिंक को भी मैं ओपन करूंगा मैं इसी सिंगल पोस्ट को एक्सेस करूंगा, इवन मैं लास्ट वाले को ओपन करूँ, ठीक है, तो मैं इसी सिंगल पोस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ और अगर मैं दरमियान में से किसी को सेलेक्ट करूँ तो मैं इसी सिंगल पोस्ट को एक्सेस करूंगा। यही खूबसूरती है डायनेमिक पेज की, जो मल्टीपल पाथ्स के लिए हम एक ही पेज को यूज करते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे जो डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, ब्लॉक के बाद ये नंबर जो पास कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवा सकूँ। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक नेक्स्ट.जेएस ने पैरामीटर डिफाइन किया है पैरम्स के नाम से, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। और इसको पैरम्स, और इसमें हमारे पास आईडी आ रहा है जो कि हमेशा के लिए हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा। पैरम्स में जो भी डेटा टाइप पास होगा उसमें हमेशा उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैरम्स को मैं यहाँ पे रेंडर करवा सकूँ, तो उसको रेंडर करवाने के लिए यहाँ पे पैरम्स और उसमें से आईडी मैं यहाँ पे निकाल लूँगा और इसको सेव कर दूंगा। सेव करते ही जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे नंबर 34 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 999 कर दूँ तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि पैरामीटर में मैं कुछ ना कुछ पास करवा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लूँ मोहम्मद खुबैब, ठीक है, तो ये भी प्रिंट करवा देगा मोहम्मद खुबैब, ठीक है, चूंकि वहां पे पैरामीटर मैं पास करवा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इसमें से मैं एक स्पेसिफिक पोस्ट को यहाँ पे गेट करूँ। स्पेसिफिक पोस्ट को गेट करने के लिए यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फेच फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू async और एरो फंक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो पैरामीटर है वो पास कर दूंगा, मुझे आईडी रिक्वायर्ड है इसमें, सॉरी आर्गुमेंट यहाँ पे मैं पास कर दूंगा और आईडी का डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा अवेट फेच चलाऊंगा और फेच के अंदर अब यहाँ पे मैं बैकटिक यूज कर रहा हूँ, वही एड्रेस मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो 23 यहाँ पे मैं पास करवा रहा हूँ इसकी जगह, अच्छा, यहाँ पे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये सारा नीचे आ जाएगा और मुझे स्क्रॉल बार यहाँ पे इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अब जावा, चूंकि बैकटिक के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ तो उसका स्पेसिफिक सिंटैक्स है कि मैं $साइन और उसके साथ कर्ली ब्रेसेस यूज करूँ। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स या जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी पास करवा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आईडी पास करवा रहा हूँ, कॉन्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे मैं इसको अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस तरह से इसमें सेव कर दूंगा और रिटर्न करवा दूंगा पोस्ट को। अच्छा, पोस्ट का डेटा टाइप अब डिफाइन नहीं है तो उसके लिए हमने डेटा टाइप बनाया था ब्लॉक डेटा टाइप। चूंकि हम अब एक ही डेटा को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हम सिर्फ इसको इस तरह से ही लिखेंगे और हमें नहीं चाहिए एरे का एलिमेंट, हमें नहीं चाहिए, जस्ट सिंगल एलिमेंट हमें चाहिए। तो अब ये यहाँ से मैं पास करवा रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक चीज का ख्याल यहाँ पे रखे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इसको कॉल करूंगा अब मैं इस सिंगल पोस्ट के अंदर। कॉन्स्ट यहाँ पे मैंने इसको दोबारा मैं पोस्ट नाम से असाइन कर लेता हूँ और अवेट कर लूंगा और जो पोस्ट है यहाँ पे इस पोस्ट कर लेता हूँ, मतलब सिंगल पोस्ट, चूंकि दोनों सेम ही थे तो फिर इशू आ जाता, तो यहाँ पे फिर मैं पोस्ट यूज कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर पास करना होगा। जो पैरम्स यहाँ पे मैंने यूज किया है उस पैरम्स को मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही पास करूंगा। अवेट पे मुझे एरर आ रहा है, वो इसलिए कि इससे मैंने एसिंक में कन्वर्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लूंगा और जो एरर आ रहा था वो यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा कि मेरा डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक पोस्ट को एक्सेस कर लूंगा, ब्लॉक पोस्ट नंबर 23 को यहाँ पे मैंने एक्सेस कर दिया है, ठीक है। तो पोस्ट मेरा एक्सेस हो चुका है, वहां पे हम पैरामीटर प्रिंट करवा रहे हैं ब्राउजर में और यहाँ पे हमारा सारा जो पोस्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट को मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए
यहाँ पे मैं एक मैन का टैग यूज़ कर लूँगा और टेलविंड की थोड़ी बहुत क्लासेस यहाँ पे मैं लगा दूँगा, फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल कर लूँगा, गैप इसमें डाल दूँगा 5। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं अपने जो डाटा आ रहा है उसको यहाँ पे दिखा दूँगा। सबसे पहले मैं इसका टाइटल दिखा दूँगा जो कि मैं h1 में दिखा दूँगा। h1 को भी मुझे क्लास स्टाइल करना होगा, इसको मैं दे दूँगा फॉन्ट बोल्ड कर लूँगा इसे, और टेक्स्ट में कर लूँगा 5XL ताकि फुल लार्ज हो जाए। यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस यूज़ कर लूँगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जा सकूँ। और यहाँ पे चूँकि सिंगल पोस्ट है तो यहाँ पे मुझे मैपिंग या अरे चूँकि अरे नहीं है और एक सिंगल पोस्ट है तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं टाइटल सेलेक्ट कर लूँगा। टाइटल के बाद अब मैं यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवा दूँगा जो कि मैं इंपोर्ट कर लूँगा नेक्स्ट इमेज से। SRC के अंदर यहाँ पे जो एस पोस्ट है उसका एवेटार जो है वो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। विथ इसका मैं रख लूँगा 280 पिक्सल, हाइट भी मैं रख लूँगा इसका 280 पिक्सल, और आल्ट में यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा एस पोस्ट, और उसकी जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं असाइन कर दूँगा और इसको मैं क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे मैं नेम इसका कर लूँगा ऑथर, और ऑथर के साथ यहाँ पे मैं इसका नेम प्रिंट कर लूँगा एस पोस्ट। अच्छा, एस पोस्ट डॉट नेम यहाँ पे मेरा ऑथर हुआ। फिर मैं एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे जो बॉडी है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा एस पोस्ट डॉट बॉडी। सेव कर लूँगा अपने ब्लॉग पेज को, डायनामिक पेज को। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखो मेरा टाइटल आ रहा है, इमेज भी आ रहा है, ऑथर का नाम भी आ रहा है, और जो पैराग्राफ उसने लिखा है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम डायनामिक डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर लूँगा और एक कमांड है हमारे पास pnpm build, इसको मैं चला लूँगा। pnpm build एक प्रोडक्शन वर्जन हमारे लिए बिल्ड बना देता है। जिस तरह हम वर्सल पे अपना वेबसाइट डिप्लॉय कर देते हैं तो उसी के मुताबिक एक प्रोडक्शन वर्जन बिल्ड हमारे लिए क्रिएट कर देता है जो कि हमारे लोकल होस्ट पे रन होता है। अच्छा, इस प्रोडक्शन वर्जन को अब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने कमांड चलाया pnpm build। अब ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने मेरे स्टैटिक पेजेस बने हैं, कितने मेरे डायनामिक पेजेस है। ये सब कुछ अब मैं यहाँ पे देख सकूंगा। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पास कर दूंगा। जब एक दफ़ा बिल्ड बन जाए तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करवा दूंगा। अच्छा गाइस, बिल्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो इसने स्टैटिक पेजेस जो है 6 आउट ऑफ 6 क्रिएट कर दिए। हालांकि हमारे पेजेस सिर्फ 2 ही थे, ठीक है, एक ब्लॉग पेज था और एक होम पेज था, लेकिन उसने खुद यहाँ पे नॉट फाउंड का पेज भी क्रिएट कर दिया और कुछ और डेटा ये खुद से जनरेट करवा देता है नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन, ठीक है। तो खुद से तकरीबन 4-5 एप्लीकेशन पेजेस उसने खुद से जनरेट करवाए हैं। अच्छा, 2 पेजेस हमारे थे, यहाँ पे एक ये वाला था और ये ब्लॉग वाला। तो ये दोनों स्टैटिकली रेंडर हो चुके हैं। स्टैटिकली मतलब जो भी कोई इसको एक्सेस करेगा हमारे सर्वर से उसको डायरेक्ट HTML डेटा ही मिलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ब्लॉग का पेज है उसमें जब हमने डायनामिक पेज बनाया था वो यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ डायनामिक लिखा है और यहाँ पे इसके साथ साइन यूज हुआ है लैम्डा का, और यहाँ पे इसके साथ एक छोटी सी डिफिनीशन यूज हुई है, सर्वर रेंडर्ड ऑन डिमांड यूजिंग Node.js। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब भी कोई हमारे इस डायनामिक पेज को एक्सेस करेगा तो वो सर्वर पे उसी डिमांड के मुताबिक उस वक्त रेंडर हो जाएगा और उसको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बिल्ड बनाना। बिल्ड हम इस तरह से बनाते हैं और बिल्ड के ज़रिए से हम ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्ड को रन करने के लिए हमारे पास कमांड है nm start, ठीक है। तो अब मैं
जो ऑलरेडी प्रोडक्शन वर्जन बिल्ड मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ टाइम लोड करेगा, ठीक है, थोड़ा सा लोड करेगा, उसके बाद यहाँ पे इमेज लोड हो जाएगा। सिमिलरली इसी के साथ भी, ठीक है। तो ये बिल्ड बन रहा है। जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये उसी वक्त एक उसके लिए पेज रेंडर करवा देता है मेरे सर्वर पे। भले यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर दूंगा। एक और फंक्शन है हमारे पास जनरेट स्टैटिक पैराम, जो कि Next.js हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके ज़रिए से जो भी अवेलेबल हमारे पास डेटा होगा उसके लिए हम डायनेमिक पेजेस को स्टैटिकली रेंडर करवा के अपने सर्वर पे सेव कर देंगे और कैशे कर लेंगे। जब भी किसी को यह रिक्वायर्ड होगा तो हम उसे ये वाला डेटा प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब एक दफ़ा इंशाल्लाह मैं करूँ तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि हो क्या रहा है। यहाँ से मैं ये कॉपी कर लूँगा। अच्छा, कॉपी करने के बाद इसे मैं, अच्छा कॉपी तो किया, लेकिन अब यहाँ पे मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट पोस्ट चाहिए। ब्लॉग यहाँ पे लगा दिया और इसको मैंने response.json में पास कर दिया और अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ इस ब्लॉक को, जो कि मेरे पास एक एरे है। इसका डेटा टाइप, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे अवेट लगाना होगा, ठीक है। डेटा टाइप इसका डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको डेटा टाइप, और चूंकि ये हमारे पास सारे पोस्ट है तो ये एरे होगा। ब्लॉक डॉट मैप यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसमें से पोस्ट ले लूँगा और पोस्ट यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट असाइन कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पे मैं जिस नाम से भी मैंने अपना डायनेमिक पाथ क्रिएट किया होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसी नाम से मुझे एक की डिफाइन करनी होगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आईडी के नाम से की डिफाइन कर ली। अब मैं इस की को वो वाला डेटा असाइन करूँगा जिससे मेरा यूआरएल क्रिएट होगा। तो यहाँ से मैं पोस्ट डॉट ID यहाँ पे असाइन करवा देता हूँ। लेकिन याद रहे कि पोस्ट डॉट ID हमेशा के लिए हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा। अगर इन केस ये हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट से नंबर में आ रहा है तो फिर हमें यहाँ पे .to स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज फिर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे इस जनरेट स्टैटिक पैराम फंक्शन को। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगना था। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ। दोबारा मैं अपने टर्मिनल पे आ रहा हूँ और यहाँ पे pnpm बिल्ड दोबारा चला रहा हूँ। pnpm बिल्ड अब क्या करेगा, बेसिकली वो API को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और जितने भी मेरे अवेलेबल पोस्ट हैं उनके रिलेटेड वो उस डायनेमिक पेजेस को स्टैटिक में कन्वर्ट कर देगा और मेरे सर्वर पे सेव कर देगा। लेटर ऑन जो भी मेरे वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसको वो वाला जो कैशेड वर्जन है वही वाला दिखा दिया जाएगा। वो ऑलरेडी HTML के फॉर्म में मेरे सर्वर पे पड़ा होगा जो कि इंतहाई ज़्यादा फास्ट उसको मिलेगा। अब यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ये देखो ये सारे पेज। अच्छा सॉरी गाइस, इस API पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, मैं एक वक्त में ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये देखो ओवर रेट लिमिट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ कर लूँगा, शायद ये आपके लिए बाद में हेल्पफुल हो। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट क्रिएट कर दूँगा स्लाइस्ड ब्लॉग के नाम से, और जो हमारा ब्लॉग है इसको मैं स्लाइस कर दूँगा, कुछ कम कर दूंगा। स्लाइस का फंक्शन मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा और 0 से 15 तक मैं इसे स्लाइस कर दूंगा। मतलब 0 से लेकर 15 तक जितने भी पोस्ट है वो इस स्लाइस पोस्ट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है, इस ब्लॉक की जगह। और दोबारा से मैं यहाँ पे
pnpm का pnpm build कमांड जो है वो दोबारा रन कर दूंगा। अच्छा, जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये हमारे डायनेमिक पेज को उठा लेगा और हमारे सर्वर पे इसको HTML के फॉर्म में ही सेव कर देगा। जब भी कोई हमारे इस डायनेमिक पाथ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो सर्वर वहाँ पे दोबारा रेंडर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जो HTML उसने सेव कर दिया वो क्लाइंट को वहाँ से सेंड कर देगा। तो वेट करते हैं अपने बिल्ड क्रिएट होने तक। 6 पेजेस हमारे ऑलरेडी बन रहे थे और तकरीबन 15 पेजेस हमने वहाँ पे जो डायनेमिक पाथ था उसमें बना लिए। देखते हैं अपना एप्लीकेशन किस तरह बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जनरेटिंग स्टैटिक पेजेस 21 आउट ऑफ 21 और इसमें से यहाँ पे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सिंबल है जो कि फुल स्टॉप है लेकिन वो एम्प्टी है, फिल नहीं है, जो कि स्टैटिक है। बेसिकली यहाँ पे स्टैटिक जो पेजेस बन रहे थे वो तो ऑलरेडी उसी तरह बन चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आ गई है जिस तरह जिसे हम SSG कहते हैं। अब क्या हो रहा है, जो भी मेरा कंपोनेंट था तो अब डायनेमिक कंपोनेंट था वो उसको स्टैटिकली उसको रेंडर करवा रहा है। ठीक है, तो स्टैटिकली रेंडर करवाने का मतलब क्या है, वो उसको स्टैटिक सेट, SSG स्टैंड्स फॉर स्टैटिक सेट जनरेशन, वो मेरे डायनेमिक पेज को स्टैटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने मेरे सर्वर पे यहाँ पे सेव कर रहा है। अब यहाँ पे pnpm स्टार्ट में यूज कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट 15 पेजेस जो है उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, फॉर द फर्स्ट 10 पेजेस हम यहाँ पे कोई रेंडरिंग नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन वर्जन का कुछ मसला आ रहा है। अब यहाँ पे 17 पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं आ रहा हूँ 43 पे। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने पेजेस क्रिएट कर लिए अपने डायनेमिक। ठीक है, तो जिस तरह ही मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मेरे पेजेस डायनेमिकली वहाँ पे प्रोडक्शन में मुझे मिल जाएंगे। जो मैंने डायनेमिक पेजेस को स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया, इससे तो एक मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, दूसरा जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इससे। तो इस तरह से हम अपने करते हैं SSG सर्वर स्टैटिक सेट जनरेशन। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है ISR। मैं यहाँ पे जो डेटा मैंने फेच करवाया था, अभी जो लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि टाइटल मैंने ऐड कर दिया, लेकिन टाइटल मेरे पास नजर नहीं आ रहा था। वो क्यों, यहाँ पे फॉल्सली कैशे हो चुका था। अब यहाँ पे मैं इस तरह से कर लेता हूँ, कैशे को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ नो स्टोर। ठीक है, नो स्टोर के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और अपने ब्लॉग पेज पे चले जाता हूँ। ब्लॉग पेज पे जाने के बाद मैं इस मॉक API में आ गया हूँ और यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ और इस पे से एक चीज़ और जस्ट फॉर स्लग, यहाँ पे एक स्लग के नाम से मैं एक चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, और इसको अपने जो फेच डेटा फंक्शन है इसमें भी डिफाइन कर लेता हूँ, स्लग जो कि होगा मेरे पास स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसी स्लग को मैं अपने ब्लॉग पेज में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इमेज के बाद p टैग में, तो इसको मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे जावास्क्रिप्ट में जाना होगा कर्ली ब्रेसेस लगा के, तो यहाँ पे पोस्ट डॉट स्लग में यूज करूंगा।
जैसे ही अब मैं यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट स्लग यूज कर लूंगा तो अब पेज रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे स्लग इसके साथ आ जाएगा। अच्छा गाइस, अच्छा मुझे दोबारा डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। मैं ऑलरेडी प्रोडक्शन वर्जन में था, वो मुझे चला रहा था, तो यहाँ पे pnpm dev का कमांड मुझे चलाना होगा। तो pnpm dev कमांड चलाने के बाद यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर लूँगा। जैसे ही अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा तो वो पेज दोबारा रेंडर हो जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे पेज रेंडर हो रहा है, कंपाइलिंग ब्लॉक पेज। जैसे मैंने आपको बताया था ये सर्वर पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सर्वर पे मुझे यहाँ पे रेंडर होके दिखाया जा रहा है। वेट कर लेते हैं गाइस। अच्छा, ब्लॉक मेरा कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे आईडी है, टाइटल है, यहाँ पे छोटा सा इमेज है और जो स्लग मैंने अब लेटर ऑन यूज कर लिया है अब वो भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ये था मेरे पास मतलब ये है कि यहाँ पे कैशे मैंने बिल्कुल डिसेबल कर दिया स्पेसिफिक फेच रिक्वेस्ट के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से करूँ कि डेटा मेरे पास कैशे भी हो जाए और जो लेटेस्ट डेटा है वो भी फेच हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक और तरीका है, वो हम यूज करते हैं नेक्स्ट, और इसमें हम असाइन कर लेते हैं रीवैलिडेट, और इसको कुछ टाइम हम असाइन कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं रीवैलिडेट बाय टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं 60 सेकेंड्स डिफाइन कर रहा हूँ। 60 सेकेंड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो कि अभी जैसा डेटा था वैसा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा में आके यहाँ से मैं जो स्लग है उसको रिमूव कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब भी यहाँ पे मेरे पास स्लग है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मेरे पास 60 सेकेंड ख़त्म हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम इसको ये ऑटोमेटिकली एक न्यू फेच रिक्वेस्ट यहाँ पे इस API पे भेज देगा और जो लेटेस्ट डेटा है वो वहाँ से रिसीव कर देगा। लेट्स होपफुली 60 सेकेंड्स हो चुके होंगे, अभी नहीं हुए, दोबारा कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारे 60 सेकेंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम दोबारा एक रिफ्रेश कर देंगे और हमारी जो API का जो फेच रिक्वेस्ट है वो दोबारा ट्रिगर हो जाएगा और उस API को एक कॉल चली जाएगी, जो लेटेस्ट डेटा है वो वहाँ से फेच हो जाएगा, ठीक है। अब भी 60 सेकेंड्स हमारे पूरे नहीं हुए। अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, अब देखो 60 सेकेंड्स जैसे ही हमारे पूरे हुए, वहाँ पे API हमने मॉडिफाई की थी, उसने उसको यहाँ से जो स्लग हमने यहाँ पे डाला था उससे हटा दिया। अब बेसिकली हो क्या रहा है, वो हमारे जो भी डेटा है उसको उठा रहा है और उसको कैशे कर रहा है, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने API को API रिक्वेस्ट जो है वो सेव कर सकूँ। हर कोई एप्लीकेशन जब मुझे हर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन मुझे जो API प्रोवाइड करेगा तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा, मतलब उसका जो लिमिट होगा वो एक स्पेसिफिक डिफाइंड एरिया में होगा। जैसा सैनिटी जो है वो तकरीबन 250 के रिक्वेस्ट आपको अलाउ करता है पर मंथ फ्री वर्जन पे, ठीक है। तो 250 रिक्वेस्ट से अगर आप इंक्रीज कर जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करने देंगे कि आप उसके मजीद रिसोर्सेज यूज करोगे, तो फिर वो आपको फोर्स करेंगे कि आप उसके पेड सर्विसेज लो। तो इस तरह जो API रिक्वेस्ट है या API को कॉल है उसको बचाने के लिए हम कैशिंग करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट डेटा भी आए और हर दफ़ा मैं एक कैश API कॉल भी ना करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रीवैलिडेट यूज़ करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइम डिफाइन करूँगा। अच्छा, अगर मुझे 24 घंटों के लिए यहाँ पे करना है तो 24 घंटों के लिए यहाँ पे मैं 24 मल्टीप्लाई 60 जो कि मेरे पास मिनट हो गए, फिर मल्टीप्लाई 60 जो कि मेरे पास सेकंड हो गए, तो 86,400 सेकंड यहाँ पे मैं लिख लूँगा,
ठीक है, 86,400 सेकेंड्स, मतलब 24 आवर बाद ये दोबारा इस API पे एक न्यू फेच रिक्वेस्ट भेजेगा और जितना भी डेटा होगा वो फेच करके यहाँ पे अपने पास कैशे कर लेगा। जो भी फर्स्ट यूज़र इसको एक्सेस करेगा उसे वो लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जो फ्ला है वो ये है कि अगर 24 घंटे के 1 मिनट बाद भी हमारी API अपडेट हुई तो यूज़र को वो वाला अपडेट जो है वो नहीं मिलेगा, उसको 24 घंटे होने के बाद वो वाला अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख्याल रखो, अगर हमें चाहिए कि हम बिल्कुल लेटेस्ट डेटा दिखाए जैसे ही हमारे यूज़र उसको एक्सेस कर सके, तो फिर यहाँ पे हमें रिवैलिडेट 0 करना होगा, मतलब एट एवरी 0 सेकेंड वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता रहे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मसला ये होगा कि एट एवरी 0 सेकेंड जैसे ही 1 सेकेंड गुजर जाएगा ये ऑटोमेटिकली एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा। इससे मसला ये होगा कि हमारे API को बेशुमार कॉल्स जाएगी और जो उसकी लिमिट है वो एक्सीड हो सकती है। लेट्स सपोज अगर 2000 प्लस मेंबर्स हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर रहे तो एट अ टाइम विद इन 10 सेकेंड्स 2000 रिक्वेस्ट उस API को कॉल हो जाएंगे, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रीमली यूज कर रहे हैं। तो फिर हमें देखना होगा कि हम किस तरह अपने रिसोर्सेज को टू द बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।